हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे आपको हो जाएगा अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरुआत करते हैं आज के नए टॉपिक से, जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसका टाइम पीरियड है 1786 से 1793। आपने एक बहुत ही फेमस इंसिडेंट के बारे में सुना होगा, जो है अमेरिकन रेवोल्यूशन। तो वहाँ पर भी जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे जो है एक ब्रिटिश सेना अधिकारी के तौर पे गए और एक फेमस बैटल लड़ी, जो थी यॉर्कटाउन जो है वहाँ पे वर्जीनिया में। और वो जो है उन्हें बेसिकली आत्मसमर्पण करना पड़ा अमेरिकी सेना और फ्रांसीसी सेना के सामने, जिसकी वजह से जो है अब अमेरिकन रेवोल्यूशन होने लगा और जो है ब्रिटिशर्स की हार होने लगी। तो इन शॉर्ट जो है वहाँ से जब वो इंडिया आए तो इंडिया में उन्होंने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स किए, जिसकी वजह से वो फादर और सिविल सर्वेंट कहलाए। अब उन्होंने क्या किया? बेसिकली ऐसा उन्होंने जो है ब्रिटिश इंडिया में सिविल सर्विसेज की नींव रखी और उसी में जो चयन प्रक्रिया थी उसमें सुधार किया और भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास किया गया। इसी वजह से जो है उन्हें फादर और सिविल सर्विस बोला गया। और जो है 31 अप्रैल है 1793, उसमें ही नागरिक सेवा दिवस जो है मनाया गया। ठीक है, ये एक फैक्ट है। उस समय जो है नागरिक सेवा दिवस मनाया गया। अब हम थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं, इनकी विचारधारा क्या थी। तो ये एक कुलीन वर्ग से बिलोंग करते थे, तो ऑब्वियस ही बात है वो उन्हीं के लिए सपोर्ट में रहेंगे। तो वो इंडियंस को जो है थोड़ा सा डाउन कंसीडर करते थे, मतलब उनको जो है उस नज़र से नहीं बराबरी की नज़र से नहीं देखते थे। इसी वजह से जो सिविल सर्विसेज में जितनी भी हाई पोस्ट होती थी वो इंडियंस को नहीं देते थे। वो नहीं चाहते थे इंडियंस जो हैं हाई पोस्ट ग्रैब करे या ज़्यादा सैलरी ले। इसके हकदार जो हैं ब्रिटिशर्स हैं उनके अकॉर्डिंगली, जो बल्कि बाद के प्रावधानों में चार्टर एक्ट्स में डाला गया, भारतीयों को शामिल किया गया, क्वीन विक्टोरिया के प्रोक्लेमेशन में भी किया गया। चार्टर एक्ट के 1833 के चार्टर एक्ट के क्लॉज 87 में किया गया, इन सब में किया गया। बट इन्होंने नहीं किया, इन्होंने इंडियंस को इंक्लूड नहीं किया हाई पोस्ट के लिए। ठीक है। और एक बात और, जब इनकी डिमांड जो है, आपने जो पहले एक्ट पढ़े उसमें आपने देखा था ना, जो काउंसिल में बहुमत रद्द करने का अधिकार था, जो है गवर्नर जनरल को और सेनापति को, वहाँ के कमांडर ऑफ चीफ को, दोनों मिलके। पर इसको जो है रद्द किया गया, जो है एक्ट ऑफ 1786 में। ये रूल चेंज करवाया और किसकी डिमांड पे करा गया है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की डिमांड पे किया गया। और एक खास बात और, जो क्लाइव के समय पे बोर्ड ऑफ ट्रेड था या सोसाइटी ऑफ ट्रेड था, हमने पढ़ा था, जिसमें बेसिकली उसने सुपारी, तंबाकू, इन सब एरिया को प्राइवेट ट्रेड के लिए मतलब अलाउ कर दिया था कि आप लोग कर लो, पर बाकी सब चीज़ें जो हैं जो है गवर्नमेंट देखेगी। तो वो जो बोर्ड था ना उस समय पे जो सेटअप हुआ था, उसके जो मेंबर्स थे जो है उसके टाइम पे 11 हुआ करते थे, पर कॉर्नवालिस ने उसमें जो है 5 मेंबर्स कम कर दिए, तो ओवरऑल 6 ही मेंबर बचे बोर्ड ऑफ ट्रेड में। और 1791 में, उसी के काल में, जोनाथन डुकिन ने एक संस्कृत कॉलेज खोला था बनारस में। ये एक फैक्ट है जो उसके टाइम पे हुआ था। ठीक है, अब हम उसके जो हैं पर्टिकुलरली रिफॉर्म्स की बात करते हैं कि उसने क्या क्या रिफॉर्म किए। तो हम सिविल सर्विसेज में उसके रिफॉर्म को देखते हैं। तो पहला पॉइंट जो हम देखते हैं, कॉर्नवालिस ने पॉलिसी ऑफ रेशियल एक्सक्लूसिविस्ट ये अडॉप्ट की, जिसके तहत मैंने आपको बताया ही, जितनी भी सुपीरियर पोस्ट थी जॉब में वो इंग्लिश मैन को ही दी जानी थी, ब्रिटिशर्स को ही दी जानी थी। इसीलिए इसे रेशियल एक्सक्लूसिविस्ट बोला गया कि भाई एक्सक्लूड करो, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करो, कुछ भी करना है तुम्हें, बट हम जो है इंडियंस को नहीं रखेंगे, ब्रिटिश पीपल को जो हैं उनको देंगे। और अब इसमें भी जो है भ्रष्टाचार कम करने के लिए उसने क्या किया? प्राइवेट ट्रेड पे पाबंदी लगाई। अब प्राइवेट ट्रेड अगर आप बंद कर दोगे तो भाई क्या होगा? प्राइवेट ट्रेड आप बंद करोगे तो आपको जो है उनकी सैलरीज बढ़ानी पड़ेंगी।
तो उसने जो है सैलरी बढ़ाने पे बहुत ज़्यादा फोकस किया कि सैलरी बढ़े, ठीक है। और इसने एक नियम ये भी बनाया कि जितने भी ब्रिटिशर्स हैं वो जब भारत आएंगे, ठीक है, भारत आएंगे तो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्क्लोज करेंगे, वो बताएंगे बेसिकली हमारे पास कितनी कितनी प्रॉपर्टी है, और जब वो भारत को छोड़ के जाएंगे तब भी वो बेसिकली बताएंगे कि हमारे पास कितनी कितनी प्रॉपर्टी है, ताकि भ्रष्टाचार कम हो और ये पता लगे कि भाई इसने यहाँ से जो है भ्रष्टाचार करके पैसा लेके अपनी प्रॉपर्टीज़ कितनी बनाई हैं, उसके पास कितना पैसा है। अगर अब भी उतना है या उससे थोड़ा सा ही ज़्यादा है तो ठीक है, बट अगर बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है इसने कभी ना कभी तो भ्रष्टाचार किया ही होगा। तो इस तरीके से जो है इसने ये तरीके निकाले कि भाई किसी तरह से भ्रष्टाचार कम हो, सैलरी बढ़ाओ, उनकी प्रॉपर्टीज़ पे नज़र रखो, और जो भी हाई पोस्ट है वो सिर्फ ब्रिटिशर्स को दो, ठीक है। अब पब्लिक सर्विसेज में क्या रिफॉर्म किए, तो पब्लिक सर्विसेज में उसने जो रिफॉर्म किया कॉर्नवालिस ने, उसने यूरोपियनाइजेशन किया, ठीक है, यूरोपियनाइजेशन किया। और जब वेलेस्ली बाद में आता है, लॉर्ड वेलेस्ली आ जाता है, वो जो है इन सर्वेंट्स को ट्रेन करने के लिए बाद में जाके फोर्ट विलियम कॉलेज को फंड करता है और ट्रेनिंग दिलवाता है, ठीक है। ये तो खैर लॉर्ड वेलेस्ली की बात अलग है, बट ये कनेक्ट इसलिए कर दिया क्योंकि जो सर्वेंट्स थे उनको ट्रेनिंग देने के लिए सेपरेटेडली फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया, ठीक है। अब जुडिशल रिफॉर्म क्या थे, तो जुडिशल रिफॉर्म में इसने क्या किया, जितने भी कोर्ट थे, हमने पिछले लेक्चर में जब हमने बात की थी लॉर्ड हेस्टिंग की, तो हमने उस समय के जुडिशल रिफॉर्म के बारे में बात की थी, जिसमें जुडिशल प्लान इंट्रोड्यूस किया था, फर्स्ट अदालत सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था हेस्टिंग ने। तो उसने कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन और कोर्ट ऑफ अपील की बात की थी। जो कोर्ट ऑफ जुरिडिक्शन था, मूल क्षेत्राधिकार के न्यायालय, उसमें मोफुसील दीवानी अदालत था, मोफुसील फौजदारी अदालत था और अदालत ऑफ स्मॉल केसेस था, 3 थे। अब उसमें भी हेड कौन कर रहा था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कर रहा था, काजी कर रहा था और हेड फार्मर कर रहा था। छोटे मोटे केस तो भाई फार्मर देख लेता था। जो फौजदारी के थे वो काजी और मुंशी को दे दिए थे, और जितने भी दीवानी थे, दीवानी अदालत थी, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास थी। तो अब क्या हुआ, जितनी भी दीवानी अदालतों का न्यायाधीश था वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तक पहुंच गया, ठीक है। और कुछ हद तक जो आपराधिक मामले थे, बेसिकली जो फौजदारी अदालत थी, उनके मामले भी अब जो है कलेक्टर ही देखेगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही देखेगा। उसने मतलब काजी और मुफ्ती का पत्ता कट कर दिया कि अब भाई ये यहाँ पे ये इंडियंस नहीं देखेंगे, जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर देख लेगा, ठीक है। भारतीय न्यायाधीशों की अध्यक्षता में जो डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत थी, अब वो समाप्त कर दी और उसकी जगह 4 सर्किट्स जो हैं ओपन कर दिए। मतलब हमने पढ़ा था ना कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक फौजदारी अदालत होना ज़रूरी है, और इसी तरह हर जो है डिस्ट्रिक्ट में एक दीवानी अदालत होना ज़रूरी है। तो वहीं जो हर डिस्ट्रिक्ट में एक फौजदारी अदालत थी ना, उसको ख़त्म कर दिया। अब उसने सिर्फ 4 जगह पे जो है वो अदालतें बनाकर रखी थी, जिसे हमें 4 सर्किट्स बोलते, 3 बंगाल में थी, 1 बिहार में थी। तो ये 4 हो गए कोर्ट। और इसका भी जो है अध्यक्षता यूरोपीय अनुबंधित सेवक, जो यूरोपियन कॉन्वेनेंट सर्वेंट होते थे, वो देखते थे, हेल्प कर देते थे जो मुफ्ती और काजी थे, पर मेनली जो है यूरोपियन कॉन्वेनेंट सर्वेंट्स करा करते थे। और साल में 2 बारी जिले का दौरा होता रहता था, ठीक है। और जो है मुर्शिदाबाद से जो है एक मुस्लिम न्यायाधीश की अध्यक्षता में चलने वाला जो सदर निज़ामत अदालत था, जो हमने कोर्ट ऑफ अपील में पढ़ा था, सदर फौजदारी या निज़ामी अदालत और एक सदर दीवानी अदालत। तो सदर निज़ामत या फौजदारी अदालत थी, उसमें जो है उसे कलकत्ता में स्थापित कर दिया गया, मुर्शिदाबाद से लेके। और इसमें इसे अब देखने लगा गवर्नर जनरल, मुख्य काजी और 2 मुफ्ती, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे बात इन शॉर्ट ये हुई, जितने भी न्यायालय के लिए इंडियंस को चूज़ किया था कि काजी मुफ्ती देख लेंगे, फार्मर्स ये सब देख लेंगे, वहाँ पर जो है इन्होंने अपने ब्रिटिशर्स बिठा दिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे दिया, और जितने भी हर ज़िले में न्यायालय थे वो ख़त्म कर दिया, और न्यायाधीशों को भी उनको भी ख़त्म कर दिया। और जो है मुर्शिदाबाद से
शिफ्ट कर दिया कलकत्ता में। अब आया कॉर्नवालिस कोड। कॉर्नवालिस कोड क्या था? ये जॉर्ज बार्लो के साथ में मिल के 1793 में इसको पास किया गया। और ये था किस लिए? ये था न्यायिक सुधारों के लिए, जो बेसिकली शुरुआत तो हेस्टिंग ने की थी, पर ऑब्वियसली बात है एक समय बाद जब आप पहली बार कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करते हो तो आपको पता लगता है कि हाँ ये गलतियाँ हो सकती हैं, और जो उनकी विचारधारा थी उसके हिसाब से तो इंडियंस को यहाँ पे पार्टिसिपेट करने की नीड ही नहीं है। ये कॉर्नवालिस की विचारधारा बता रही हूँ। तो उन्होंने इसमें सुधार किया, ठीक है। तो क्या सुधार किया? उन्होंने कहा कि भाई जो कोड है आप पावर को सेपरेट कर दो, अलग अलग कर दो। जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अलग बना दो और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अलग बना दो। तो जितना भी रेवेन्यू वाला काम है ना वो अब कलेक्टर को दे दो, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है उसको दे दो। तो ओवरऑल क्या हुआ? इस कोड ने कलेक्टर से सभी न्यायिक वो मैजिस्ट्रेट शक्तियाँ छीन ली और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का भार दे दिया। तो अब जो है पहले कहाँ फौजदारी जो है मतलब दीवानी अदालतें देखा करता था, अब ये सब से हटा दिया, उसको फ्री कर दिया कि भाई जितना भी काम है अब तो बस रेवेन्यू रिलेटेड काम देखता रहे, तू यही कर ले। और 1793 में जब ये कोड आया तो उसने जो है रेवेन्यू पुलिस और रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना कर दी ताकि वो अपना सिस्टम अलग से देखता रहे। अब यहाँ पे क्या बात है, जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें एक नई पोस्ट बनाई, डिस्ट्रिक्ट जज। जैसे वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था ना, इसी तरह जो है डिस्ट्रिक्ट जज बनाया गया। अब ये सेपरेटेडली देखेगा तो अब ये क्या क्या देखेगा भाई? तो ये सिविल मामले भी देखेगा, जो दीवानी अदालतें होती हैं वो भी देखेगा, और मैजिस्ट्रियल है और पुलिस फंक्शन है, बेसिकली जो फौजदारी अदालतें हैं ये वो सारे काम देखेगा, ठीक है। तो ये मिलके ये सारे काम देखेगा। तो ओवरऑल दीवानी कोर्ट जो थे वो सारे सिविल केसेस देख रहा था। जो मुंसिफ कोर्ट थे वो 50 रुपये तक के डिस्प्यूट देख रहा था। रजिस्ट्रार कोर्ट जो थे वो 200 तक के जो हैं जितने भी डिस्प्यूट थे वो सब देख रहा था, ठीक है। तो इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर भी 4 प्रांतीय अदालतें थी, ठीक है। ओवरऑल इनके ऊपर 4 अदालतें थी, जो थी कलकत्ता में, मुर्शिदाबाद में, ढाका में और पटना में, जो बेसिकली 1000 रुपये के मामले देखा करती थी, ठीक है। और जितने भी आपराधिक मामले थे जो भारतीय अधिकारियों के अंदर देखे जाते थे फौजदारी अदालतों को, वो सब ख़त्म कर दिया जिला लेवल पर, ठीक है। और प्रांतीय सर्किट अदालतें जो थी दीवानी मामलों में, अब वो जितने भी क्रिमिनल सर्किट्स थे वो सब देखने लग गई थी। और जो गवर्नर जनरल था उसके पास में एक राइट होता था कि वो क्षमा भी कर सकता है, माफ़ भी कर सकता है और सज़ा कम भी कर सकता है। जैसे हमारे प्रेसिडेंट के पास में है ये राइट कि भाई वो अगर किसी को मृत्युदंड भी मिला है तो वो ही एक ऐसे हैं जो उनको जो है मृत्युदंड को भी मतलब मना कर सकते हैं कि भाई नहीं, उसे नहीं दिया जाएगा। तो ये शक्ति है राष्ट्रपति के पास में है। अब हम बात करते हैं पुलिस रिफॉर्म। पुलिस रिफॉर्म में क्या हुआ? जितने भी भ्रष्ट अधिकारी थे अब उनको लाइन पे लाना था कि भाई तुम अब जो है भ्रष्टाचार नहीं करोगे, इसलिए सैलरी बढ़ाई, और चोर वगैरह को तुम खोजो, पकड़ो, गिरफ्तार करो तो हम तुम्हें पुरस्कार दे देंगे, तो अवार्ड देंगे। तो अवार्ड के लिए और सैलरीज के लिए वो जो हैं क्या पता ईमानदार हो जाए, ठीक है। और जितनी भी पुलिस की पावर थी ज़मींदारों के पास में उनसे वो छीन ली, उनसे उनकी पावर छीन ली सभी पुलिस शक्तियाँ। और एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया थाना का, जिसे सर्कल्स बोलते हैं, ठीक है, थाना। और उसमें एक नई पोस्ट दी दरोगा, ठीक है, एसपी सुपरिटेंडेंट था, ठीक है, जिस पे कंट्रोल किसका होता था? इंग्लिश मजिस्ट्रेट का होता था। और जो दरोगा था वो कहाँ क्या है, प्रत्येक 400 डिस्ट्रिक्ट स्क्वायर किलोमीटर में काम करता था। और उस पूरे थाने का इंचार्ज कौन होता था? उसे असिस्ट कौन करता था? उसे कांस्टेबल असिस्ट करता था, ठीक है। और एक फैक्ट और है कि इसके काल में जो है 3rd एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था,
ठीक है, जो बेसिकली टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉर्नवालिस के साथ में हुआ था। और एट द एंड जब टीपू हार गया था तो उनके साथ में श्रीरंगपट्टनम की संधि की गई थी। ठीक है, अब इसके बारे में जो है हम सेपरेट वीडियो देखेंगे, जो है मैसूर वॉर की हम एक सेपरेट वीडियोस बनाएंगे, तो वहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये थर्ड वॉर है, हमें फिर पूरा कंडीशन जानना है, तो पहली वॉर भी जाननी होगी, सेकंड भी जाननी होगी, और फिर जाके हम थर्ड को जान पाएंगे। तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और एट द एंड जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था उसकी मृत्यु भाई भारत में ही हुई थी, और उसकी जो ग्रेव है वो भी भारत में ही है, यूपी के गाज़ीपुर में। ठीक है, अब हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा। हमने कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ा, जहां हमें कॉर्नवालिस की एक विचारधारा पता लगी कि वो जो है इंडियंस को जो है इक्वल नज़र से नहीं देखता था, इसीलिए वो जो है सिविल सर्विसेज में उनको हाई पोस्ट नहीं देना चाहता था। इसीलिए जो भी सिविल रिफॉर्म किए उसमें उनसे उन हाई पोस्ट छीनी, एक तरह से हाई पोस्ट नहीं दी, और जितने भी जो है भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए सैलरीज़ को बढ़ाया। पब्लिक रिफॉर्म में भी यही यूरोपियनाइजेशन किया, और जो जुडिशल रिफॉर्म है उसमें उसने जो है जहाँ भी भारतीय जो हैं वहाँ पे न्याय दे रहे थे, काजी थे, मुफ्ती थे, उन सबको हटाया। जहाँ काम हुआ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिया, और बाकी एक नई पोस्ट इजाद की, वो थी डिस्ट्रिक्ट जज की, बाकी ये सारे मामले देखने के लिए। और जो प्रत्येक ज़िलों में अदालतें थी उनको ख़त्म करा, और जो है 4 सर्किट्स बनाए, एक कलकत्ता में, मुर्शिदाबाद में, ढाका और पटना में। ठीक है, और पुलिस के लिए तो यही जो मैंने अभी पहले भी बताया, सैलरी बढ़ा दो, पुरस्कार दे दो, और एक दरोगा पोस्ट इंट्रोड्यूस की थाना सिस्टम के साथ, और थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ। तो ओवरऑल इस वीडियो में यही था। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। कमेंट्स में अपने फीडबैक, डाउट और सजेशन ज़रूर शेयर करें, जो मेरे को बहुत हेल्प करेंगे अपनी आगे की वीडियोस को बनाने के लिए और खुद में सुधार लाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।